अनुवाद की अगली कड़ी में हम आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आपकी किताब में पेज नंबर 196 है और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप। इसको देखिए। अनुवाद के नियम, अनुवाद पढ़ा रहे हैं। तो अनुवाद में वर्तमान, भूत, भविष्य आदि कालों को सूचित करने के लिए प्रयुक्त लकारों का रूप इस प्रकार होता है। जैसे पठ माने पढ़ना, लट लकार वर्तमान काल। अब इसको देखिए कैसे दिखाया गया है। एक तरफ पुरुष का प्रयोग किया गया है और फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति। तो चूंकि ये प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग इसमें होता है तो इसलिए इसमें पठति, पठतः, पठन्ति। जैसे सह तव ते सह पठति, तव पठतः और ते पठन्ति। फिर मध्यम पुरुष जो है पठसि, पठथः, पठथ। जैसे त्वं पठसि, त्वं युवां यूयं, त्वं पठसि, युवां पठथः और यूयं पठथ। फिर उत्तम पुरुष में है मैं यानी पठामि, पठावः, पठामः। तो अहम, आवाम, वयम यानी अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया गया। अब आगे देखिए। इसी प्रकार वद माने बोलना, रक्ष माने रक्षा करना, हस माने हंसना, खाद माने भोजन करना, नम माने प्रणाम करना, गम माने जाना, पच माने पकाना आदि धातुओं के रूप होते हैं। आदि धातुओं के रूप होते हैं। आगे स्क्रीन पर देखिए बच्चों। ऊपर बताए गए 9 कर्ता और प्रत्येक काल की क्रिया के 9 रूपों का प्रयोग इस प्रकार देखा जा सकता है। जैसे एक तरफ पुरुष है, एक तरफ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे हमने अभी बताया ऊपर आप लोगों को पठति, पठता, पठन्ति। यह चूँकि वह, वे दोनों, वे सबके लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रथम पुरुष में है सह पठति यानी वह पढ़ता है, और द्विवचन में हो गया यानी सह तव ते, तो तव पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, और ते पठन्ति सह तव ते यानी ते पठन्ति वे लोग पढ़ते हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में त्वं पठसि यानी तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठथ तुम सब लोग पढ़ते हो यानी त्वं युवाम यूयम। और उसी प्रकार फिर उत्तम पुरुष में अहम पठामि यानी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठामः हम सब लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इसको 9 रूपों में इस प्रकार बांटा गया है। अब आगे देखिए स्क्रीन पर 8वां नियम। ऊपर कहे गए मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के 6 कर्ताओं को छोड़कर शेष जितने कर्ता होते हैं उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। यानी ऊपर कहे गए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ताओं को छोड़कर शेष जितने भी कर्ता होते हैं उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है। यानी मैं और तुम, यानी मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, इसको छोड़कर यानी ये 6 को छोड़कर, या मूल रूप से समझिए तो 2 को छोड़कर, मैं और तुम को छोड़ करके जितने भी आते हैं, जितने भी शब्द आएंगे सब प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में उनको रखा जाएगा। यानी मैं और तुम, मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, इसको छोड़ करके अन्य किसी को भी कुछ भी आएगा उसको प्रथम पुरुष में ही रखा जाएगा। उसको यानी मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में नहीं रखा जाएगा। तो उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे छात्रः, यहाँ पर पठसि लिख गया है, यहाँ पठति होना चाहिए। छात्रः पठति छात्र पढ़ता है। कृष्णः पठति कृष्ण पढ़ता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर भी गलत दिया है, बालकाः पठन्ति होना चाहिए, बालकाः पठन्ति लिखा है, बालकाः पठन्ति यानी लड़के पढ़ते हैं। भवान पठसि आप पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि भवान पठति, भवान माने आप,
क्योंकि हमसे जो कोई भी व्यक्ति हमसे यदि बड़ा है, उम्र में बड़ा है, पद में बड़ा है, तो हम उससे तुम न कहा करके आप कहते हैं। लेकिन उसके साथ भी जो क्रिया का प्रयोग होता है वो प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है, जबकि वो हमारे सामने होता है। जैसे आप हम कहते हैं तो आप यानी कोई भी हमसे बड़ा व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित है, लेकिन हम उसके साथ जब क्रिया का प्रयोग करेंगे तो प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग हम नहीं करेंगे। भले ही उसके साथ क्रिया हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो भले ही वो बहुवचन की प्रतीत होती है, लेकिन उसे हम एक वचन की ही क्रिया में रखेंगे। जैसे भवान पठसी, आप पढ़ते हैं। फिर चूँकि पढ़ते हैं ऐसा देखने में लग रहा कि ये बहुवचन की क्रिया है, लेकिन चूँकि भवान आप एक ही व्यक्ति को कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्रिया एक वचन की प्रयुक्त हुई है। कहा पठति, कौन पढ़ता है, ये हो गया। फिर उसके बाद गजः, गच्छति, हाथी जाता है आदि। अब आगे इसके बाद देखिए, इस प्रकार कर्ता और क्रिया को जोड़ा जाता है। इनके अतिरिक्त वाक्य में जितने शब्द आते हैं उनका प्रयोग उनके कारकों के अनुसार होता है। यानी जितने भी यानी इस प्रकार कर्ता और क्रिया को जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त वाक्य में जितने शब्द आते हैं उनका प्रयोग उनके कारकों के अनुसार होता है। अब आगे देखिए नवा नियम देखिए, अनुवाद करते समय सबसे पहले वाक्य का कर्ता खोजना चाहिए। यानी हो सकता है कि आपको कर्ता की जानकारी नहीं हो तो कर्ता सबसे पहले कर्ता खोजना चाहिए। तो अनुवाद करते समय सबसे पहले वाक्य का कर्ता खोजना चाहिए। और कर्तृवाच्य में क्रिया के पहले कौन लगाने से उत्तर में आने वाली वस्तु कर्ता होती। जैसे मान लिया हम अगर प्रयोग करें कि वह जाता है जैसे है, तो अगर कहेंगे हम कि कौन जाता है तो उत्तर में मिलेगा कि वह जाता है, या राम जाता है, कौन जाता है, राम जाता, उत्तर में मिलेगा राम जाता है तो राम करता है। फिर कर्ता यदि एक वचन हो तो प्रथमा व्यक्ति के एक वचन का रूप, द्विवचन हो तो प्रथमा तो द्विवचन का रूप। यानी यदि कर्ता एक वचन हो तो प्रथमा व्यक्ति के एक वचन का रूप, द्विवचन का हो तो द्विवचन का रूप, और बहुवचन का हो तो प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन का रूप निश्चित किया जाता है। यानी फिर से एक बार देख लीजिए, फिर कर्ता यदि एक वचन का हो तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे वह जाता है, सः गच्छति। फिर यदि वे दोनों जाते हैं तो यदि द्विवचन का हो तो प्रथमा विभक्ति के प्रथमा के द्विवचन का रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे तौ गच्छतः। और फिर उसके बाद यदि बहुवचन का हो तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप निश्चित किया जाता है। जैसे वे सब लोग जाते हैं ते गच्छन्ति। इसके बाद कर्ता के पुरुष पर ध्यान देना, इसके बाद कर्ता के पुरुष पर ध्यान देना चाहिए। कर्ता के पुरुष और वचन जान लेने पर क्रिया के काल का निश्चय करना चाहिए। इसके बाद क्रिया के उस काल के रूपों में से कर्ता के पुरुष और वचन वाला एक रूप छांटकर लिख देना चाहिए। इसके बाद वाक्य के अन्य शब्दों के कारक तथा वचनों के अनुसार रूप भी यथास्थान लिख देना चाहिए। अब अगला 10वां देखिए। इसको बच्चों आप लोग थोड़ा सा 1-2 बार किताब से पढ़ेंगे तो खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 10वां देखिए, क्रिया का सामान्य रूप धातु कहलाता है। जैसे मान लिया हम कोई कार्य कर रहे हैं तो धातु में उस क्रिया को प्रयोग किया जाएगा, इसलिए क्रिया का सामान्य रूप धातु कहलाता है। यानी जैसे वो जाता है तो जाना उसकी क्रिया है, इसलिए वह क्रिया धातु कहलाती है। यथा
गच्छति, पठासी, अपठत, पठेत आदि क्रियाओं में गच्छ यानी गम धातु, पठ धातु हैं। ये सब धातु 3 प्रकार की होती, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। यानी कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनके परस्मैपदी में ही केवल रूप बनते हैं, किसी किसी के आत्मनेपदी में रूप बनते हैं और किसी किसी शब्द के दोनों में यानी परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में ही रूप बनते हैं। तो परस्मैपदी धातुओं में तिप तस झी, सिप थस था, मिस वस मस प्रत्ययों का तथा आत्मनेपदी धातुओं में ता आताम, झा, थास, आयाम, थास, आथाम, ध्वम, ईट, दहिंग, महिंग प्रत्ययों का प्रयोग होता है। यानी आप लोग किताब में देखेंगे रूप में तो उसको वो समझ में आ जाएगा। विशेष नियमानुसार इन प्रत्ययों के स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन होता है। भिन्न भिन्न प्रत्ययों के जोड़ने से धातु के विविध रूप बनते हैं। तो अब बच्चों आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम कल से आप लोगों को लकारों के आधार पर अनुवाद के नियम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।